नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। इस वक्त मेरे साथ भोपाल शहर के दक्षिण पश्चिम विधानसभा से युवा भावी प्रत्याशी इंजीनियर संजीव सक्सेना जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वैसे तो आपने इंजीनियरिंग की है, तो आपको राजनीति का ख्याल कैसे आया? राजनीति कॉलेज डेज में ही थोड़ा एक्टिव हो गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। अदरवाइज़ मेरी तो पूरे फैमिली में, पूरे ख़ानदान में, पूरी जनरेशन में कभी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हम लोग बेसिकली सब पढ़ने लिखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, कोई आर्मी में है तो कोई रिटायर्ड जज है, तो ग्रैंडफादर वो पढ़ाते थे, फादर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, तो मेरे पूरे ख़ानदान में नहीं था। लेकिन भोपाल में जब यहाँ पर NIT में पढ़ने आया तो पता नहीं ईश्वरी कोई कृपा होगी, सोशल सर्विस की तरफ रुझान बढ़ा। और कॉलेज में मेरा इंस्टीट्यूशन देखा होगा आपने, पहाड़ी पे है, जिसे MA NIT बोलते हैं। उसके आसपास तब बहुत स्लम्स जो है वो बेतरतीब तरीके से थे, तो रोज़ हम लोग पैदल निकलते थे और वहाँ की स्थिति देखते थे। शौच की व्यवस्था थी नहीं, महिलाएं जो है रोड किनारे बहनें बैठा करती थी, बुरा लगता था। ऐसा लगता था जैसे कोई हमारा खुद का फैमिली मेम्बर बैठा है। उसी चीज़ को लेके स्टूडेंट पॉलिटिक्स में चलते ऐसा कारवां चला कि 99 में मैंने सोचा कि ये समस्या को दूर करना है तो कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैंने कॉरपोरेटर का टिकट चाहा, पार्टी से टिकट नहीं हो पाया, दिया, लेकिन वापस कोई एक हमारे तब के बड़े दिग्गज लीडर थे, उनके कोई सपोर्टर थे, उनके लिए वो टिकट वापस हो गया, तो मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ा। तो मैं तब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो बाद में MLA बने, सुरेंद्र नाथ सिंह, उनके खिलाफ कुछ 40-50-60 वोटों से हार गया। और कांग्रेस जो है उस समय 3rd पे चली गई, ज़मानत ज़ब्त हुई उनकी। उसके बाद निरंतर काम करता रहा और बेसिकली डिज़ाइनिंग जो फील्ड था, तो समझ में आया कि एक शहर का चित्र कैसा होना चाहिए, क्षेत्र का चित्र कैसा होना चाहिए। राजनीति ही आपको बेहतर विकल्प क्यों लगा? और भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प थे और दूसरे तरीके से आप आ सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मेरे साथ के जितने लोग हैं वो सब एडमिनिस्ट्रेशन में चले गए। कोई IPS हो गया, कोई IAS हो गया, तो वहाँ से निकल के सब लोग उसी में चले गए। लेकिन जो सामने दिखा फौरी तौर पे, क्योंकि मैंने बहुत छोटी यूनिट से शुरू किया। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, तो मेरे भी बहुत से सपने थे जो पेरेंट्स के रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ थे। मुझे भी मन करता था कि भाई मैं अपने फादर को जो है वो कुछ अच्छा फील कराऊं, रिस्पेक्ट फील कराऊं, मेरी मदर के लिए कुछ करूं। तो मेरे जो ड्रीम्स थे वो कनेक्ट हो गए अपने पेरेंट्स के सम्मान को लेकर। तो मैंने धीरे धीरे अपने घर से शुरू किया एंड आई एस्टैब्लिश्ड एजुकेशनल ग्रुप, राधा रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बहुत छोटा काम करते हुए जब चले, तो जब काम करने उतरे सड़क पर, बस्तियों में उतरे, तो देखा कि यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ तो मतलब मैं तो सालों से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भीड़ का हिस्सा रहा, नारेबाजी करता रहा नेताओं के लिए। तो जब मैंने कनेक्ट किया तो जो लीडर है वो जब चुन के आते हैं, उनसे जो जनता एक्सपेक्ट करती है वो उतरता नहीं है। 1 रुपये अगर लीडर के पास है जनता का, जो उनको ही खर्च करना है, बेसिकली विधायक हों, सांसद हों, पार्षद हों, निधि तो जनता की है, उनके टैक्स का पैसा है जो उनको खर्च करने मिला है, और चुना भी जनता नहीं है, पर वो 1 रुपये कहीं तक करके मुश्किल से 30 पैसा पहुंच पाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने घर में हर साल, हर 6 महीने में नाली बनाते हैं, हर 6 महीने में छत डलती है? जनता के बीच जाओ तो वही सफाई नहीं होती, सीवेज भर जाती है, पानी नहीं। उनका दृष्टि अपने सेकेंड जनरेशन पर जा ही नहीं पा रही। मैं समझता हूँ सांसद भी यदि पहुँचेगा तो जनता इकट्ठा करके सिर्फ पॉश कॉलोनीज में भी चले जाओ तो वो कहेंगे भाई यहाँ का सीवेज प्रॉपर नहीं है, रोड्स में गड्ढे हैं, लाइट्स प्रॉपर नहीं जल रही हैं। इससे आगे की बात कहाँ गुम हो गया? वो लीडर्स से जनता कनेक्ट ही नहीं कर पाती, वो तो सिर्फ इसी में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें उमड़ के और उसमें फंस के रह जाती है। हर इलेक्शन में यही बात आती है। कभी कोई जनता ने हाथ पकड़ के मेरा आज तक ये नहीं बोला रोक कर कि भैया ये बताओ, मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाई करती है, मेरे पास नीट के पैसे नहीं हैं, मैं उसको डॉक्टर कैसे बनाऊं? या सरकार की कौन सी योजना है जिससे मैं जो है वो मेरी मैरिट वाली बच्ची को फ्री कोचिंग मिल जाए? या आप क्या मदद कर सकते हैं? वो तो सिर्फ साफ़ सफाई, नाली और लाइट्स
तक आता है। और नेताओं ने भी ये बात समझ ली है, इसलिए बड़े बड़े बोर्ड दिखाई देंगे, काम नहीं है तो भी बोर्ड लग जाएंगे। हमने यहाँ ब्लॉक लगाया, हमने यहाँ बाउंड्री बनाई, हमने यहाँ नाली लगाई, हमने यहाँ रोड बनाई। अब मैं कहता हूँ ये जनता का पैसा है, तो मैं तो कहता हूँ भूमि पूजन भी क्यों कर रहे हैं आप? ये जनता का पैसा है, आपके जेब का पैसा तो है नहीं, तो ये तो जनता पर ही जाएगा। यू नॉट ए सब इंजीनियर इन चार्ज मेंटेनेंस, यू आर ए लीडर। तो लीडर का एक विज़न होता है। मेरी सबसे बड़ी जो टीस है, जो मैंने पढ़ते पढ़ते की, जिसके कारण मुझे और थ्रस्ट है, फोर्स है कि मैं पॉलिटिक्स में एक बार जेन्युइन अपॉर्चुनिटी पाऊँ, वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ मेरी आवाज़ जा पाए, जहाँ पर मैं कनेक्ट कर पाऊँ, जहाँ अपने सजेशंस दे पाऊँ, जहाँ मैं काम का एक माध्यम बन पाऊँ। वाई कांट आई गेट ए गुड जॉब इन भोपाल इटसेल्फ? मेरे माता पिता के साथ रह के मुझे काम चाहिए, मुझे माता पिता की सेवा करते हुए काम चाहिए। मैं बेंगलोर चला जाऊँगा, नोएडा चला जाऊँगा, हैदराबाद चले जाऊँगा, फ़ॉरेन चले जाऊँगा, मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा? उनको ज़रूरत नहीं है, पर मेरा फ़र्ज़ है, मुझे भी चाहिए, उनसे एनर्जी चाहिए, मुझे भी एक सेवा का प्रकल्प चाहिए। मेरे धर्म में ये है, हर एक के धर्म में ये है, तो ये टीस है। आपने कब ये सोचा कि आपको बड़ी राजनीति करना है? मेरा तो बहुत ही जो एक नेचुरल अप्रोच है, ऑर्गेनिक अप्रोच है बेसिकली। मैंने तो भीड़ का हिस्सा रहा, मैंने बहुत नारे भी लगाए और बहुत छोटे इलेक्शन से शुरू किया, कॉरपोरेटर से, और मैंने काम भी अपना जो है वो घर से ही शुरू किया। मैंने घर को पहले इस्टेब्लिश करके अपने परिवार से शुरू किया, और वही मेरा परिवार, जो मेरा क्षेत्र है जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं से मैंने शुरुआत की। तो मैंने, और वो भी फिर मेरा जो घर था, जहाँ से मैं पढ़ा था, जो मेरा एरिया था, वहीं से मैंने वापस एक यूनिट, क्योंकि हम बहुत बड़ा ड्रीम नहीं देख सकते। फाइनली अगर आपको राष्ट्र को सही करना है तो उसकी छोटी छोटी यूनिट से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आपके घर में रोटी नहीं है, खाना नहीं है, फिर भी आप पड़ोस वालों से पूछ रहे हो क्यों, खाना खाओगे, देने का दावा कर रहे हैं। यू हैव टू मेक योर हाउस स्ट्रॉन्ग, योर होम स्ट्रॉन्ग, योर पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप मजबूत होकर बगल वाले की मदद कर सकें। तो मैंने भी मेरे घर से शुरू करके मेरे एरिया से शुरू किया। आई कॉन्टेस्टेड एज कॉरपोरेटर। 99 में मैंने कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, मैं निर्दलीय लड़ना पड़ा। फिर जब ये विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा थी, जब मैं कॉर्पोरेटर लड़ा था, तब भी ये वार्ड 3-4 वार्ड मिला के एक वार्ड होता था। ये 5 लाख के एशिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। बाद में ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। तो ये जो मेरा एरिया है, साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें चूँकि आजकल तो आपने देखा है कि कई समाज इकट्ठे होकर एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, तो बड़ा आसान होता है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा समाज है, तो यहाँ पर तो एक कर्मचारी प्रॉन एरिया था और सबकी बहुत सीमित हिस्सेदारी थी। तो मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस बनाया और इसमें काम करना शुरू किया। अपने मोहल्ले से, अपने क्षेत्र से, अपने छोटे से स्तर से शुरू किया। वहाँ पर मैंने काम किया, वहाँ घर घर पानी पहुँचाने का काम किया, वहाँ घर घर सीवेज पाइपलाइन पहुँचाने का काम किया, ताकि जो है वहाँ की महिलाओं को रोड पे नहीं जाना पड़े। फिर वहाँ का डेवलपमेंट किया, और उसके लिए चूँकि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम भी था, तो मैंने चैलेंजेस लिए, कंस्ट्रक्शन का काम लिया। चैलेंजेस ये थे कि आप स्लम्स को कैसे शिफ्ट करेंगे, क्योंकि सरकार उतना सपोर्ट कर नहीं पाती। सो आई बाय माय ओन मनी, बाय माय ओन प्रॉफिट, आई स्टार्टेड सपोर्टिंग स्लम्स पीपल टू शिफ्ट देम। मैंने अगर स्लम को शिफ्ट किया तो उनके लिए जगह खुद खरीदी, उनको जगह वहाँ दी, खुद झुग्गी दूसरी खरीदी, वहाँ बढ़िया मकान बनाया करके, तो प्रॉफिट शेयर किया। तो मेरी क्या हुआ, काम का काम होता गया, और मेरी जो पब्लिक से 1-to-1 रिलेशनशिप और मेरा नेचर वो लोग समझते चले गए कि इनका आशय क्या है। जब उनको आशय समझ में आ गया कि नहीं, ही इज़ ए प्योर हार्टेड मैन और ही वांट्स टू, वो सच में करना चाहते हैं कुछ अच्छा, तो वो लोग मुझसे कनेक्ट होते चले गए। 2008 में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, फिर से पार्टी का वो नहीं हुआ, तो मैं अगेन सेकंड पे रहा। भाजपा के मंत्री थे, वो जीत गए। फिर जी हाँ, और मैं विक्टिमाइज भी बहुत हुआ, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है और मेरी फैमिली में कोई बहुत बड़ा नेता अभी ज़्यादा नहीं है। इमोशनल ज़्यादा है काम करने के प्रति, सेंटिमेंटल अप्रोच से काम करता हूँ, तो उससे पॉलिटिक्स में सक्सेस मिलना थोड़ा मुश्किल होती है अभी के सिनेरियो में। तो विक्टिमाइज भी बहुत हुआ, मुझे गलत केसेस में फंसाया गया, झूठा फंसाया गया, और उसके कारण मैं जो है, लेकिन जनता का सपोर्ट से सरवाइव कर पाया। मेरा जब ऐसा बैड फेस आया, तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने, बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हाल भी जानना चाहा, लेकिन जनता सदैव साथ खड़ी रही। कांग्रेस क्यों चुना? कांग्रेस इसलिए चुना क्योंकि ये समग्र वर्गों की बात करती है, बेसिकली एक नैरो अप्रोच नहीं है। भाजपा नहीं करती है?
भाजपा जो है उसका एक वास्ट अप्रोच एक पर्टिकुलर दूसरे पैरामीटर्स पे देखती है। भाजपा नेचुरली चाहती है एक कम्युनिटी को सपोर्ट करना, और उनका एक शुरू से ही अप्रोच हिंदुस्तान को लेके दूसरा है। और हम लोगों ने बड़े होके जो सीखा है अपने जो हम बचपन में जो हमें पढ़ाया, जो हमारे महापुरुषों ने हमने देखा कि एक भारत की जो हमने तस्वीर देखी कि मैं समझता हूँ ऐसा कोई देश नहीं है वर्ल्ड में जिसमें सारे कम्युनिटी के लोग रहते हों। मतलब आपको पूरे विश्व में पारसी नहीं मिलेंगे पर हिंदुस्तान में मिलेंगे, पुर्तगीज़ नहीं मिलेंगे हिंदुस्तान में मिलेंगे। आप जगह जगह मतलब हर जगह की संस्कृति पल पोस रही है, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति, वो जीवित है और सुदृढ़ होती जा रही है और दिन ब दिन निखरती जा रही है। तो कभी भी दूसरे का इंडल्जमेंट या दूसरे का इन्फोर्समेंट हमको प्रभावित नहीं कर पाया, क्योंकि उतनी स्ट्रांग जड़ें हमारी, और वो लोग यहीं के होते गए। ये पहला देश है, आप बिलीव करेंगे, हिंदुस्तान को जिन्होंने आक्रमणकारी थे उनको सालों लग गए, मतलब मैं समझता हूँ 2-2.5 किलोमीटर आगे बढ़ने में टाइम लग गया उनको। लेकिन स्पेन वगैरह तो उन्होंने 1-1 साल 1.5 साल में ग़ुलाम बना लिया, पर जो यहाँ आए वो यहीं के हुए और उन्होंने यहीं शरण ली, यहीं अपनाया, यहाँ ही। ये इस मिट्टी की विशेषता है। इसको देखकर मुझे लगा कि सभी मानव सेवा ही सबसे पहला धर्म होना चाहिए। मानव में सबके 2 कान होते हैं, सबकी 2 आँखें होती हैं। मेहनत तो आप बहुत कर रहे हैं ग्राउंड पर, क्या लगता है आपको पार्टी भरोसा करेगी आपके ऊपर? देखिए, पार्टी को भरोसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि पिछली बार पार्टी के बहुत बड़े जो हमारे सम्मानीय लीडर्स हैं उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगली बार मुझे वो मौका देंगे, और उन्होंने ये भी कहा था इस बार उनको जो अभी करंट में शर्मा जी, पीसी शर्मा जी विधायक हैं, उनको जिताइए। क्योंकि वो फिर मेरे से बहुत डिस्कशन हुआ, उनको मुझे बोला कि वो फिर 75 साल के हो जाएंगे जब तक चुनाव आएगा, तो नेचुरली तुम वो उनका ये लास्ट चुनाव है और तुम इस बार उनको जिताओ, आगे तुम्हारा समय है, तुमको मौका दिया जाएगा। मैंने वो बिलीव करके मैंने उनको पूरी मेहनत से जिताया। मैंने उनके लिए 98 में भी काम किया था, तब भी मैंने मेहनत करके उनको जिताया था। तो उनको मैंने जिताया। अब मुझसे लोग कहते हैं कि अरे वो सिटिंग हैं, अब वो आपको तो ये करना नहीं चाहिए था। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। मुझे तो कहा गया कि इनको जिताओ, मैंने जिताया। मुझे नेगेटिव पॉलिटिक्स करना नहीं आती थी। तो अब सेटिंग है, वरिष्ठ नेता हैं, जीते हुए हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि आप उनकी जगह ले पाएंगे? मैं ना बहुत कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि उनके ही कंपैरिजन में नहीं। मुझे एक बार मौका मिला तो मैं समझता हूँ मैं नज़ीर पेश कर दूँगा, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए बंगला, वो उनको दे दो। जो तनख्वाह मिलती है वो भी उनको दे दो, गाड़ी भी उनको दे दो। मुझे चाहिए प्लेटफॉर्म कि मैं जो मेरा विज़न है, जो मेरी योजनाएं, उस पर मैं काम कर सकूं और मेरी बात सुनी जाए, इम्प्लीमेंटेशन में मेरा से लिया जाए। तो बात तो सर बात की है, लेकिन पहले जनता का भरोसा तो कैसे आप जीत रहे हैं? किस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि नहीं मैं सीट निकाल लूंगा और पार्टी मुझ पर भरोसा करे? जनता तो मेरे साथ है, क्योंकि जनता ने स्वयं एक कार्यक्रम किया स्मार्ट सिटी रोड पे, जहाँ 20-22 हज़ार महिलाएं उपस्थित हुई, और एक फैमिली से एक महिला ही आती है, और वो NGO का कार्यक्रम था, उन्होंने मेरे सपोर्ट में किया था। तो अगर 20,000 महिलाएं 1 किलोमीटर के टेंट में खचाखच भरी हुई हैं और पॉलिटिकल प्रोग्राम के लिए आई हैं, नो फूड नो वाटर, केवल पॉलिटिकल से आई हैं, कोई भंडारे में नहीं। आपका कोई हाथ नहीं है, वो उनकी खुशी है कि वो आपके सपोर्ट में उतर रही हैं। आप देखिए ना, वो कार्यक्रम स्थल पर महिलाएं कोई भंडारे के लिए नहीं आई, कोई कार्यक्रम के लिए नहीं आई, कोई फिल्म स्टार के लिए नहीं आई। वो इसलिए आई कि हम इस बार दक्षिण पश्चिम में सिर्फ संजीव सक्सेना को हम विधायक देखना चाहते हैं। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, मेरा हौसला बढ़ा। फिर अचानक से सुबह 9:30-10 बजे 6,000 महिलाएं कमलनाथ जी के बंगले पे पहुंचती हैं अभी पिछले संडे को, और वो कहती हैं कि संजीव सक्सेना को टिकट दो। और वो एक जनता है होर्डिंग। और मैं एक बात कहता हूँ आपसे, फिर मेरा एक यूथ समागम हुआ एक बूथ पे 30 यूथ का, उसमें 6-6.5 हज़ार यूथ ने पैदल मार्च किया, पहले कन्वेंशन हुआ। तो अगर एक बूथ पे 30 यूथ, 6,500 यूथ मुझसे कनेक्टेड है, तो मतलब 6,500 फैमिलीज़ के होंगे। तो इसका मतलब हुआ कम से कम 30-40 हज़ार वोट तो हो गया। इधर 20,000-22,000 महिलाएं बैठी हुई हैं, तो अगर एक फैमिली में 4 वोट नहीं 3 वोट भी मानो तो 60-65 हज़ार वोट बैठा हुआ है। इतने में तो जीत हो गई थी पिछली बार। और ये जनता स्वयं निकल के आ रही है, ये कोई पार्टी की नहीं है,
इसमें कोई, देखिए वो पार्टी के विधायक हैं, उनके कहने पे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, उनके कहने पे वार्ड अध्यक्ष बने हैं, और मेरे कार्यक्रम में कोई ब्लॉक अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष नहीं है। वो एनजीओ का कार्यक्रम है जिसमें जनता स्वयं उपस्थित है। वो उसका कोई चेहरा नहीं है। उसको अगर विरोधी आइडेंटिफाई भी करना चाहें कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो उनके लोग नहीं मिलेंगे। वो जनता है। तो यदि 50,000 60,000 वोट बैंक जनता दिख रहा है तो जनता का मेरे साथ सपोर्ट है, और जनता से पूछ के ही मैं आगे की लाइन तय करूँगा। जनता कहेगी तो मैं आगे बढ़ूँगा, और जनता नहीं कहेगी तो जनता, जैसा पिछली बार भी जो उन्होंने कहा था वो मैंने माना था। और देखिए, मैं ना पूरे कॉन्फिडेंस से बता दूं कि मैं बहुत ऑनेस्टी से काम करना चाहता हूं। आप भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं और वो कांग्रेस से जीते हुए विधायक हैं, मौजूदा समय में है वो। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। अच्छा। उन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी दूसरी चुनी थी जहां वो बराबर मेहनत कर रहे थे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरी है। यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा नेटवर्क मैंने तैयार किया, स्ट्रक्चर मैंने बनाया, और तभी पिछली बार नेताओं ने आके, बड़े लीडर्स ने मुझसे कहा कि तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको इस बार लड़ने दो और जिताने दो, जिताओ इनको। और मैंने वो किया, मैंने उनको जिताया। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीते तो व्यक्तिगत रूप से मैं कन्विंस नहीं हूँ कि प्रोग्रेस उन्होंने दिल लगा के की। 2 साल मंत्री रहना क्या होता है? 2 साल मुझे 6 डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आप बना दो, मैं पूरी तरह पिल जाऊंगा। और क्षेत्र को आप 2 साल बाद आएंगे तो आप कहेंगे कि इतनी योजनाओं की आधारशिला रख दी होती मैंने कि क्षेत्र आगे अगले 7-8 साल प्रोग्रेस रोक नहीं पाता कोई। भाई, एक लीडर की इच्छा शक्ति से ही तो क्षेत्र बदलता है। मेरा तो एरिया भी है, खुला एरिया है, इतना खूबसूरत शांत जगह है भोपाल, इतना झील और पहाड़ियों का शहर है, शांत मिजाज लोग हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। कितना पलायन हो रहा है यूथ का, सिर्फ इसलिए कि किसी नेता ने इच्छा शक्ति डेवलप नहीं की कि इसको एक जॉब प्रॉन, ये एक प्रोस्पेक्ट प्रॉन, क्या भविष्य में यहीं पर यहाँ रह के यूथ बना। महिलाओं को स्वरोजगार नहीं है, महिलाएं खाली बैठी हुई हैं। मिडिल क्लास इतना टैक्स देता है, उसके बाद उसको कोई सपोर्ट नहीं है, योजनाओं में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, कर्मचारियों को सपोर्ट नहीं। आपको बोला गया कि स्मार्ट सिटी, केंद्र सरकार ने एक प्रोजेक्ट दिया कि स्मार्ट सिटी को आप अपनी योजना और अपने ज़रूरत के हिसाब से डेवलप करिए। तो आपने क्या किया? आपने पूरे एक बहुत बड़े पॉश एरिया को उजाड़ दिया, कर्मचारियों को शिफ्ट कर दिया, और वहाँ पर आप प्लॉटिंग बेचने का काम कर रहे हैं, कैमरे लगा के सिर्फ पैसे का अलॉटमेंट हो गया। और ये मैं कहता हूँ, मैं तो उनसे भी खफा हूँ जो मेरे अभी वर्तमान विधायक हैं। उन्होंने तब अपोज किया था, हम सब ने अपोज किया था स्मार्ट सिटी का, तब भाजपा की सरकार थी, जब वो हिस्सेदारी में आए और उनका एरिया था। क्यों नहीं उन्होंने विरोध किया? क्यों नहीं उसका स्वरूप बदलवाया? क्यों नहीं स्मार्ट सिटी को रोका? क्यों और तेज काम हो गया? कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है? मतलब क्या है, जब मैं विपक्ष में रहूं तो विरोध करूं, जब सत्ता में आ जाऊं तो किसी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मैं उस नाव में बैठ के शामिल हो जाऊं। इसको पॉलिटिक्स नहीं कहते, ये छलावा है। और कर्म जो है वो अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं आपको फॉलो करता है, आपके पीछे रहता है, आपकी परछाई के तौर पे रहता है। आप स्मार्ट सिटी को एक बहुत ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जिसमें ऐसे एरिया के रूप में डेवलप, क्योंकि भोपाल में ये प्रॉब्लम है, नशा इतना बढ़ रहा है, आप चाहिए सूखा नशा फैल रहा है, यूथ पूरा बर्बाद हो रहा है क्योंकि हताशा है, उनके पास जॉब नहीं है, पेरेंट्स के छोड़ के जो पढ़ लिख गए वो छोड़ के जा रहे हैं, नहीं पढ़ रहा है उनको जॉब नहीं है, नशा अवेलेबल है, तो पूरी यूथ की नस्ल ख़राब हो रही है। आपने कौन सा सामाजिक आंदोलन चला के उसको वो किया? स्मार्ट सिटी वैसी उजड़ी पड़ी हुई है। और स्मार्ट सिटी में इनॉग्रेशन जो पहली बार हुआ वो इन्होंने किया, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं, सम्मानीय विधायक हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने किया। मेरी व्यक्तिगत बात है ये, मैं उनकी जगह होता। आपकी लड़ाई भाजपा से है या फिर अपने ही पार्टी के प्रतिद्वंदी से है? नहीं, मेरी लड़ाई निसंदेह जो है वो मेरी पार्टी के प्रतिद्वंदी से, तो व्यक्तिगत घर की लड़ाई है। तो ये तो मैं आपको बेबाक होके मैं क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, और शिकायत अपने से ही होती है। भारतीय जनता पार्टी स्मार्ट सिटी को लेके आई, एक गलत योजना लेके आई। उन्हीं की अपनी पार्टी की केंद्र सरकार ने ये कहा कि ज़रूरत के हिसाब से स्मार्ट सिटी डेवलप करिए, उन्होंने उजाड़ दिया कर्मचारियों को। अब उन्होंने उजाड़ दिया जिसका हमने विरोध किया, मैंने ये भी बोला, आपने सुना शायद, मैंने भी विरोध किया, जो हमारे वर्तमान अभी विधायक उन्होंने भी बहुत विरोध किया, हम सब ने इकट्ठे होकर सड़क पे आए। लेकिन जब सरकार आई और वो प्रतिनिधि बने, तब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं तो एक ईमानदार इंसान हूँ, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, तो मैं होता उनकी जगह तो मैं उसको
चेंज कराता, उसमें मैं बैठ के बात करता कि भाई इसकी ज़रूरत हमारी क्या है, आज इस क्षेत्र की ज़रूरत क्या है कि स्मार्ट सिटी ऐसी होनी चाहिए, कि स्मार्ट सिटी ऐसे होनी चाहिए कि पूरा भोपाल फैल रहा है तो यहाँ भी प्लॉट बिक जाए 20-20 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट के, प्राइवेट कंपनीज आ जाएं और प्राइवेट प्लॉट ले लें। क्या होना चाहिए, या ट्रैफिकिंग के लिए कैमरेज लग जाएं, ये स्मार्ट सिटी होना चाहिए। क्योंकि इनॉग्रेशन तो उन्होंने ही किया जो अभी वर्तमान विधायक हैं, भाजपा तो इनॉग्रेट कर भी नहीं पाई, हम विरोध करते रहे, बराबर विरोध करते रहे तो वो काम हो नहीं पाया। जब सत्ता इधर आ गई तो इनॉग्रेशन हो गया। अब एक ईमानदार व्यक्ति से आप पूछोगे तो ऐसे ही बोलेगा, मुझे ज़्यादा वो नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो दिखावे की है, एडवर्टाइजमेंट की है, जो नई भी है उसको दिखाओ, वो पूरी जनता जानती है। उससे मैं लड़ते लड़ते मुझे 30 मतलब कितना स्टूडेंट लाइफ से ही मैं बराबर जो एक्सपोज कर रहा हूँ। तो एडवर्टाइजमेंट करना और जनता उसमें आके भोलेपन में, लेकिन अब वो चीज़ें समाप्त हो गई। अब जो कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार आई, ये शिकायत मुझे मेरे अध्यक्ष से तो नहीं रही। कमलनाथ जी आए, उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया, उन्होंने दुनिया भर की योजनाएं लागू की, 24 घंटे में से 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे वो काम करते थे। और क्या उन्होंने दुनिया, मतलब आप सोचो उनका विज़न देखो कि उन्होंने यहाँ आइफा कराने के लिए वो रख दिया। मतलब आप भोपाल ने एक नए पैरामीटर पे जा रहा था, उसका विरोध किया गया, अरे आइफा, अरे भैया जब आप बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज़ को इनवाइट करते हो तो आप इंडस्ट्रीज़ के लिए मीट ऑर्गेनाइज करते हो। अरे अध्यक्ष जी ने मीट की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सीधा फ़ोन किया, इंटरनेशनल लीडर हैं, बोले यहाँ पर आपको ये प्लांट लगाना है। बहुत सी चीज़ें उनकी जो है वो जो उन्होंने 18 महीने में की वो आगे जाके फली। कई ऐसी यूनिट्स हैं जो शुरू हुई उनके टाइम में, क्योंकि बीज लगता है तो पौधा तो बाद में उगता है, फल बाद में आते हैं। उनके लिए तो मेरी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, तभी तो मैं उसी पार्टी में संघर्ष कर रहा हूँ। स्कूल पसंद है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनका काम मुझे पसंद है, मैं भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ा हूँ। लेकिन मेरा एक आशय है कि जब मुझे मेरे जो सीनियर हैं वरिष्ठ नेता आदरणीय सुरेश पचौरी जी ने प्रॉमिस किया, मुझे आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने, जिनको कि मैं प्रेरणा लेता हूँ, इंस्पिरेशन लेता हूँ, उन्होंने मेरे को घर पे आए, उन्होंने मेरे को प्रॉमिस किया कि अगली बार तुम्हें मौका देंगे, इस बार इनको जिताओ। मुझे कमलनाथ जी ने भी कहा कि संजीव तुम विश्वास रखो, कितनी उम्मीद है कि टिकट में आपका चयन मुझे तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरे जो सम्मानीय लीडर्स हैं उन्होंने कहा है तो मुझे उम्मीद है। और मेरे को इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि जनता चाहती है कि इस बार जो है वो, भाई आपने 17 साल बीजेपी के वो एमएलए रहे, वो होम मिनिस्टर तक रहे, उनका काम देखा, 10 साल ये भी रह लिए, मुझे भी जेन्युइन अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मेरी ज़िद है कि मुझे काम करना है, मेरे घर से शुरू करना। मेरा जो क्षेत्र है उसमें मेरा एक ड्रीम है, अपने क्षेत्र को लेके मेरी योजनाएँ हैं, मेरा काम करने का एक तरीका है, उसको इम्प्लीमेंट करके मैं अच्छा खासा जो है क्षेत्र डेवलप करना चाहते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, प्राथमिकता क्या देंगे आप? प्राथमिकता यही है कि इस क्षेत्र में जो ज़मीन है उसको कैसे यूज़ किया जाए जो कि एम्प्लॉयमेंट बेस यहाँ पर बन सके, उसके लिए प्लानिंग करके उसकी योजनाएं क्रियान्वयन कराना होगी। दूसरा जो हेल्थ सेक्टर है, जो हमारा कम्युनिटी वाइज, जो पॉपुलेशन वाइज जो यूनिट्स होना चाहिए, सच मायने में सिर्फ कहने से अच्छा नहीं लगता, इंसान है सब, वोट देते हैं, टैक्स भी देते हैं। हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए। आज भगवान भरोसे है पूरा, मतलब यदि गरीब के घर में हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, किडनी की, तो आप भगवान भरोसे छोड़ दो, फिर भगवान राम ही चलाएंगे उसको, है फिर वो बेचारा कुछ कर नहीं पाएगा। तो हेल्थ सेक्टर मजबूत होना चाहिए। जब हम टैक्स देती है जनता, मिडिल क्लास टैक्स देता है, उसके पास उतनी योजनाओं में उसको आपको शामिल नहीं करते, फिर मुंह देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का। हम टैक्स तो सरकार को दे रहे हैं, एक्सपेक्ट सरकार से करेंगे। हमको ईमानदारी से सिर्फ अपनी व्यवस्था सही करनी है। आयुष्मान कार्ड वगैरह भी तो मिल जाते हैं, मिलता है, पर उसमें एक पर्टिकुलर उसमें फिक्स है। आयुष्मान में मिडिल क्लास को भी जोड़ना चाहिए, बहुत सारी बीमारियां जोड़ना चाहिए, वो तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन कम से कम मेरे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स आते हैं उनको ईमानदारी से तो इस तरह बनाया जा सके कि एक व्यक्ति जाए तो उसको प्रॉम्प्ट इलाज मिल जाए, उसको भरोसे का इलाज मिले, उसको पता हो, ऐसा ना हो कि उसको लकवा मार गया और उसको ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी गई, वो समझ रहा है इलाज हो रहा है, पता चला उस अस्पताल में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट ही नहीं है, आपको तो वहाँ जाना ही दूसरी जगह था, बोला वेट कर रहे हैं। तो
भाई पता है कि भाई अगर ब्रेन में कुछ क्लॉट हुआ है तो कुछ इंजेक्शन लगता है, कम से कम वो तो उसको हो, गरीब को तो पता नहीं है। वो प्राइवेट की जगह क्यों देखे? जब टैक्स सरकार को दे तो शिक्षा सरकार से चाहिए, हेल्थ सरकार से चाहिए, अच्छा सेक्टर चाहिए। साधन नहीं होते हॉस्पिटल में, नहीं होते। आज जो है लोअर मिडिल क्लास का बच्चा या बच्ची अगर सरकारी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया उसको, तो हो गया काम ख़त्म। प्राइवेट स्कूल में वो उसके जॉब है नहीं, कमाने वाले एक है, सरकारी है नहीं, प्राइवेट जॉब्स में मिलता नहीं उतना पैसा। बच्चा बेचारा पढ़ लिख गया तो बाहर है, नहीं पढ़ लिखा तो बेचारा घूम रहा है यहीं। फिर उसकी बच्ची की भी शिक्षा छूट गई क्योंकि प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि गरीब टैक्स नहीं देता। कभी पेट्रोल डलाते वक्त वो हाथ पकड़ता है कि मुझे 30 रुपये दूंगा, 70 रुपये टैक्स का नहीं दूंगा। साबुन लेते वक्त बोलता है कि नहीं 3 रुपये टैक्स का काट दो, मैं सुविधा नहीं ले पा रहा हूँ सरकार से। वो बराबर टैक्स देता है। तो जो एक्सपेक्टेशन है उस पर क्यों नहीं खरी उतरते सरकार? उसका कौन माध्यम बनेगा? प्रतिनिधि माध्यम बनेगा, जिसको चुन के आता है, जो विधायक है वो माध्यम बनेगा। वो लड़ेगा अपने लोगों के लिए कि नहीं इनको इतनी सुविधाएं चाहिए। ये मैं इस परिवार को एज ए हेड जो है वो एज ए मुखिया मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और मेरे परिवार में ये कमी है, ये कमी मेरे परिवार की पूरी करो आप। ये चीज़ है। तो आप सुन रहे थे इंजीनियर संजीव सक्सेना जी को, और आपको सुनकर अंदाज़ा हुआ होगा कि जब कोई भी युवा नेता हो और पढ़ा लिखा हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। वो देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है, और बहुत बाखूबी इन्होंने अपनी सोच को दर्शाया हमारे सामने, आपको बिल्कुल खोलकर बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। फिलहाल मैं किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपसे मिलूंगी। देखते रहें द दस्तक 24।